अब हॉबिन ने अपनी माँ को बचाने के लिए सेओंगजुन और उसकी पूरी की पूरी टीम को चैलेंज कर दिया है। पर क्या हॉबिन के पास इतनी ताकत है कि वो सेओंगजुन की कंपनी के साथ भिड़ सकता है? और अगर वो इसमें कामयाब ना हो पाया तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब छोड़ देगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यह सेओंगजुन ये देख के हैरान होता है कि हॉबिन ने उसे चैलेंज कर दिया है। चिंता मत करो सेओंगजुन, मैं तुमसे शुरुआत नहीं करूंगा क्योंकि मैं सबसे पहले उन यूट्यूबर्स को पकड़ूंगा जो कि तुम्हारे लिए काम करते हैं। और टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा, तो इसलिए बस मेरा इंतजार करना। तब हम यहाँ पर जीसू को देखते हैं जिसने चांद का बुरा हाल कर दिया होता है और उसे अपाहिज बना दिया होता है। मैंने उसे ठिकाने लगा दिए। ये तो मुझे घर पर ही मिल गया था, पर लगता है इसकी गर्लफ्रेंड भाग चुकी है। जीसू, तुमने काफी अच्छा काम किया है। और हाँ, चिंता मत करना, ये तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बताएगा क्योंकि इसने हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर हमला किया था। तो इसलिए अगर ये पुलिस को कुछ भी बताएगा तो इसका सच भी बाहर आ जाएगा। पर हाँ, मुझे लग रहा है कि हॉबिन शायद तुम्हें टारगेट करने वाला है। तो क्या तुम्हारे लिए ये चीजें ठीक रहेंगी ना? चिंता मत करो, वो चाहे जो मर्जी कर ले, पर तुम भी ये जानते हो कि वो मुझे टारगेट नहीं कर पाएगा। तब हम यहाँ पर हॉबिन को देखते हैं जो कि अभी भी अपने जीसू के साथ हुए एनकाउंटर को याद कर रहा होता है और उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि क्या वो जीसू को हरा भी पाएगा। तब वहाँ पर सैम डक की वीडियो भी चल रही होती है। इस चीज से कोई भी कमजोर किसी ताकतवर को भी हरा सकता है। जिजुत्सु एक ऐसा मार्शल आर्ट है जहाँ पर आप अपने अपोनेंट के जॉइंट्स को ट्विस्ट करते हो और उनकी उन आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हो जहाँ से खून का फ्लो आता है, जिस वजह से ये मार्शल आर्ट रियल फाइट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पर अगर आपको एक जुजुत्सु फाइटर को हराना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से जुजुत्सु के डर को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आपके अपोनेंट ने आपके डर के ऊपर काबू कर लिया तो वो आपको पकड़ लेगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसी चोटें लग सकती हैं जिससे कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। तब यह हॉबिन अपने सिर को जोर जोर से जमीन पर मारने लगता है और खुद से कह रहा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तब वो अपनी माँ की बेइज्जती को याद करने लगता है ताकि वो इस डर पर काबू कर सके। तब अगले दिन हम स्नैपर को देखते हैं जो कि जीसू और उसके रफ एंड रेडी चैनल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लाया होता है और ग्योल उसे देखकर कहने लगती है कि अब उन्हें इसमें से पक्का कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तब वो वहाँ पर जीसू और उसके भाई की फोटो देखती है जहाँ पर वो जीसू के छोटे भाई को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और हमें पता चलता है कि जीसू का छोटा भाई आर्म रेसलिंग का प्लेयर होता है। तब रूमी और गायोल को लगने लगता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है जिसके जरिए वो उन्हें टारगेट कर सकते हैं, पर स्नैपर इसके लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर हॉबिन भी हैरान हो जाता है। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जीसू बड़ा है और उसकी एज 19 इयर्स ओल्ड है और छोटा भाई हियोक्सु है जो कि 18 साल का है। ये दोनों भी पहले हमारी तरह ही लूजर हुआ करते थे जिन्हें मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बुली किया जाता था और इन्हें बिना बात के ही बुली किया जाता था जैसा कि हमारे साथ होता था। पर अगर कोई इसका रीजन था तो मेरे हिसाब से ये सारा कुछ जीसू की पर्सनैलिटी की वजह से था, क्योंकि वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था और बहुत ज्यादा लेजी था, जिस वजह से स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा बुली करते थे। तब हम देखते हैं इतना ज्यादा बुली होने के बाद हियोक्सु जीसू को ताकतवर होने के लिए कहने लगता है ताकि वो उन लोगों से अपना बदला ले सके और अपनी तकदीर को बदल सके। तो जीसू आलस की वजह से ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा होता और वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा होता है जो कि वो लेटे लेटे कर सके, जिस वजह से वो जुजुत्सु की क्लासेस में चला जाता है और वहाँ के मैट पर जाकर लेट जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसे बताती है कि वो दोनों आज के बाद इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे। तब गोल ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो इतना लेजी होने के बावजूद भी इतना ज्यादा स्किल्ड बन गया। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि उसके अंदर टैलेंट था। उसने तो सिर्फ 2 सालों में ही पर्पल बेल्ट को हासिल कर लिया था। मैंने इसके बारे में रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि कोई भी पर्सन 3-4 साल से पहले पर्पल बेल्ट को हासिल नहीं कर सकता, जिसका मतलब यही है कि जीसू एक गिफ्टेड पर्सन है। तब उसने 2 साल बाद उन लोगों से रिवेंज लिया जो उसे बुली किया करते थे और इस वजह से वो स्कूल का हीरो बन गया, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ उसे कूल समझने लगे और जीसू को इसमें काफी मजा आने लगा। और जैसे इसके बारे में इंटरनेट पे छपा वैसे ही वो और ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा लूजर था जो कि बुली हुआ करता था और उसके बाद उसने उन बुलीज को जुजुत्सु से हरा दिया। और जैसे उसने यूट्यूब स्टार्ट किया तब वो एकदम से और ज्यादा वायरल हो गया और इस तरह शुरुआत हुई रफ एंड रेडी चैनल की। तो हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर जीसू के साथ इतना बुरा हुआ है तो आखिरकार वो सेओंगजुन का साथ क्यों दे रहा है। तो रूमी को लगने लगता है कि शायद सेओंगजुन के पास कुछ ऐसा है जिससे कि उसने जीसू को ब्लैकमेल किया है और इसी वजह से शायद वो उसके लिए काम कर रहा है। और ग्योल को ऐसा लग रहा होता है कि जीसू एक अच्छा पर्सन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जीसू कोई अच्छा इंसान नहीं है और हम उसे इस वजह से टारगेट नहीं कर सकते
क्योंकि उन्हें पहले से किसी ने टारगेट कर रखा है और उनकी सच्चाई बाहर आ चुकी है, जिस वजह से उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली है। तो सभी लोग स्नैपर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार जीसू को क्यों टारगेट किया गया था, और हमें पता चलता है कि जीसू ने जिस लड़की के साथ ट्रेनिंग की थी उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब ये सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जीसू को इसी वजह से टारगेट किया गया था और ये ऑनलाइन भी काफी फेमस हो गया था, पर इस सब के बावजूद भी जीसू आज भी एक पॉपुलर यूट्यूबर है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? आखिरकार कैसे वो लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वीडियोस को बना सकते हैं? ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सबके माइंड में उनकी छवि चेंज हो गई, और वो इंसिडेंट जिसने रफ एंड रेडी चैनल को दोबारा से पॉपुलर किया वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने भी उसके बारे में जरूर सुना होगा, और उस इंसिडेंट का नाम है द डेव मर्डर केस। उस टाइम पब्लिक उस केस की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी क्योंकि एक बंदे ने उस स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह मारा था जिसे वो पढ़ा रहा था, और इसी वजह से सभी लोग उसे मरा हुआ देखना चाहते थे। ये उस दिन की बात है जब डेव को पुलिस क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके, और वो पूरा का पूरा एरिया लोगों से भरा हुआ था जहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे थे, पर व्यूअर्स इससे खुश बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि यूट्यूबर्स का गुस्सा फेक था और वो लोग तो वहाँ पर बस अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने आए थे। पर तभी वहाँ पर सबके सामने एक और क्रिमिनल आ गया जो कि और कोई नहीं जीसू था, और वो काफी टाइम से स्पॉटलाइट से दूर था। पर तब उसने डेव को जुजुत्सु टेक्निक से पकड़ लिया जिससे कि डेव जोर जोर से चीखने लगा और सारे व्यूअर्स को इसमें बहुत ज्यादा मजा आने लगा, जिस वजह से वो लोग उसे हीरो मानने लगे। और इसी मूवमेंट के बाद एक घटिया इंसान लोगों की नजरों में अच्छा इंसान बन गया, और इस तरह जीसू ने लोगों के दिल में अपनी फिर से जगह बना ली। तब मांगी ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार पब्लिक इतनी आसानी से अपने माइंड को कैसे चेंज कर सकती है। तब स्नैपर उसे समझाता है कि ऐसा बहुत बार हुआ है और बहुत से स्ट्रीमर्स ने इसके लिए माफी भी मांगी है और स्पॉटलाइट से दूर रहे हैं ताकि उनके फैंस को ये एहसास हो सके कि उन्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है। और उसके बाद वो इसलिए वापस आ पाए हैं क्योंकि उनकी स्ट्रीम को देखकर लोगों को मजा आता था। जब जीसू और उसका भाई बनवास से वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले सभी से अपनी गलती की माफी मांगी, और उसके बाद वो कंटेंट अपलोड किया जो कि उन्होंने जंगल में रहकर बनाया था, और इस तरह उनका यूट्यूब चैनल दोबारा से पॉपुलर हो गया और वो इसके जरिए ही और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो हॉबिन उस लड़की के बारे में पूछने लगता है जिसके साथ जीसू ने जबरदस्ती की थी, और स्नैपर उसे बताता है कि वो लड़की अभी भी उसी दर्द से गुजर रही है। पर उसे एक चीज समझ नहीं आ रही होती कि जीसू तो इतना स्मार्ट है नहीं कि वो देव के मर्डर केस का फायदा उठा सके, और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये आइडिया था किसका। तब हम यहाँ पर स्योंगजुन और जीसू को देखते हैं। स्योंगजुन, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों कहा था कि मुझे डेव को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो हम इतने क्लोज थे भी नहीं, और ऊपर से तो मैं तुम्हारी कंपनी का पार्ट भी नहीं था। वो सब कुछ मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता था कि हम लोगों के माइंड को कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलो छोड़ो, वैसे भी अब वॉर का टाइम हो चुका है। तब हम यहाँ पर देखते हैं हॉबिन जीसू से लड़ने के लिए बैलेट डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसमें उसे काफी दर्द हो रही होती है, पर वो अपनी माँ को याद करके कुछ भी करने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीतना होता है। और इस लड़ाई के लिए उसने पोस्ट भी डाली होती है जहाँ पर उसने लिखा होता है कि वो जीसू के साथ लड़ने वाला है। तो हम यहाँ पर स्योंगजुन के साथी को देखते हैं जो कि सारे व्यूअर्स को बताता है कि वायरल हिट और रफ एंड रेडी चैनल के बीच में लड़ाई होने वाली है, और उसमें जो भी जीतेगा उसे दूसरे चैनल के मैनेजिंग राइट्स मिल जाएंगे, जिस वजह से उसके सब्सक्राइबर्स को लग रहा होता है कि वायरल हिट तो कभी भी जुजुत्सु को नहीं हरा पाएगा। तो यहाँ स्योंगजुन भी इसी बारे में बात कर रहा होता है और उसे भी लग रहा होता है कि हॉबिन के लिए जुजुत्सु फाइटर के साथ लड़ना काफी मुश्किल होने वाला है। तो स्योंगजुन खुद को अच्छा दिखाने के लिए सबके सामने ये कहने लगता है कि वो उम्मीद करता है कि हॉबिन जीत जाए, पर उसके सब्सक्राइबर्स को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, और हम देखते हैं ये बात बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी होती है। तो रूमी भी इसी बारे में बात करने लगती है और वो सभी सब्सक्राइबर्स को इस लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं इस लड़ाई से पहले हॉबिन न्यू कंपनी ने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल मैच तैयार किया होता है, जो मैच बॉडी बिल्डर हियोक्सु और सिसरियम चैंपियन मांगी के बीच में होता है, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो मैच आर्म रेसलिंग का होता है। तो यहाँ स्नैपर भी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और वायरल हिट की भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर स्नैपर हॉबिन से पूछ रहा होता है कि क्या वो जीसू को हरा पाएगा, जिसके लिए हॉबिन हाँ कहता है क्योंकि उसे अब उससे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। और हम देखते हैं जीसू भी उसके सामने आ चुका होता है। ये तो बहुत कमाल की बात होगी हॉबिन, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे भी नहीं, पर
पर तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि जैसे कि तुम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तब यहाँ स्नैपर हॉबिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि हॉबिन ने अपने हाथ बांध दिए होते हैं और हमें पता चलता है कि हॉबिन ने ये सब कुछ सैम डक के कहने पर किया है। जुजुत्सु ब्राजील की नेशनल मार्शल आर्ट है, तो इसलिए अगर ओपोनेंट तुम्हारे हाथों या फिर पैरों को पकड़ लेगा तो तुम उसी टाइम हार जाओगे। तो इसलिए अगर तुम्हें जुजुत्सु फाइटर को हराना है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो तुम्हारे हाथों को कभी पकड़ ही ना पाए। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो हॉबिन? क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिरकार तुमने अपने हाथों को क्यों बांध रखा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे जीत जाओगे? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम हारे तो तुम्हारे चैनल के मैनेजिंग राइट्स उसके पास चले जाएंगे। तो हॉबिन स्नैपर को चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि 3 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसे सुनकर सब्सक्राइबर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उन्हें लगने लगता है कि शायद हॉबिन पागल हो चुका है। अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक जुजुत्सु फाइटर को 3 सेकंड में हरा सकते हैं। तब हम हॉबिन को देखते हैं जो कि सैम डक की एक और वीडियो देख रहा होता है। जुजुत्सु एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें तुम अपने अपोनेंट के जॉइंट्स को ट्विस्ट करते हो और उनके आर्टरी को चॉक करते हो। जुजुत्सु की टेक्निक के साथ आप किसी को भी हरा सकते हो, जिस वजह से बिना ट्रेनिंग वाले एमेच्योर्स के लिए जुजुत्सु को एक रियल फाइट में हराना सबसे मुश्किल है। तब हॉबिन को जीसू के साथ हुआ अपना पहला एनकाउंटर याद आने लगता है, जहां जीसू ने उसका एंकल पकड़ लिया था और हॉबिन को समझ आ जाता है कि जो कुछ भी सैम डक कह रहा है वो सही है, जिस वजह से वो अपने बाल नोचने लगता है। तुम्हें एक ग्रैपलर से फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ग्रैपलर तुम्हें बिना रेफरी वाली फाइट में पकड़ लेता है तो तुम्हें परमानेंट चोटें भी लग सकती हैं। पर क्या तुम मेरा यकीन करोगे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक जुजुत्सु फाइटर को 3 सेकंड में भी हराया जा सकता है? तब हम फाइट की जगह पर वापस आते हैं, जहां हॉबिन अपने हाथ बांधे जीसू के सामने खड़ा है और लाइव चैट में सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर स्नैपर उस पर चिल्ला रहा है। हॉबिन, ये क्या बकवास है? आखिरकार तुम अपने हाथों को बांधकर उसे 3 सेकंड में कैसे हराओगी? आखिरकार ये किस तरह का सीक्रेट वेपन है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? मुझे यकीन है कि मैं जीतूंगा क्योंकि मुझे सैम डक की सिखाई हुई हर टेक्निक पर पूरा भरोसा है। तब यहाँ दूसरी तरफ किम और उसके साथी भी इस फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा होता कि 3 सेकंड में भी जुजुत्सु फाइटर को हराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होती है। तब किम को भी हॉबिन की ये बातें बेकार लग रही होती हैं, पर उसे उम्मीद होती है कि हॉबिन कुछ न कुछ तो कर दिखाएगा। तो अब बहुत टाइम पास हो गया हॉबिन, चलो अब सीरियस होते हैं। तो मुझे 3 सेकंड में हराने की बात कर रहे थे ना, तो चलो देखते हैं कि तुम ये कैसे करने वाले हो। जुजुत्सु चाहे पावरफुल हो, पर तुम्हारा ओपोनेंट उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएगा जहाँ पर तुम्हारे हाथ बंधे होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों को नहीं पकड़ सकता, जिस वजह से वो सीधा तुम्हारी टांगों पर हमला करेगा। तब जीसू ठीक वैसा ही करता है और वो हॉबिन की टांगों को पकड़ने के लिए नीचे झुक जाता है, जिस वजह से हॉबिन सैम डक की बताई हुई नी स्ट्राइक से उस पर हमला कर देता है। पर जीसू अपने शानदार रिफ्लेक्स की वजह से आखिरी पल में अपना सिर पीछे कर लेता है और हॉबिन का घुटना बस उसकी नाक को छूकर निकलता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। तब जीसू यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हॉबिन ने सच में उसे 3 सेकंड में हरा ही दिया था। पर तभी हॉबिन अपने हाथों को खोलकर जीसू को एक जोरदार बैक किक मारता है, जिससे जीसू का बुरा हाल हो जाता है और हॉबिन जीसू के नाक पर हमला करना शुरू कर देता है। तुम सिर्फ इस वजह से निराश मत हो कि तुम्हारी नी स्ट्राइक फेल हो गई है, क्योंकि ये तो सिर्फ लड़ाई की शुरुआत है। शरीर में एक ऐसा प्रेशर पॉइंट होता है जिसे कोई भी ट्रेन नहीं करता है और तुम उस पर हमला करके अपने अपोनेंट को रोक सकते हो, और वो प्रेशर पॉइंट नाक होता है। जब भी आप किसी की नाक पर हमला करते हैं तब कुछ टाइम के लिए आपके अपोनेंट की बॉडी अकड़ जाती है, और अगर आप प्रैक्टिस करके अपने अपोनेंट की नेसल कैविटी पर हमला करते हैं तो आप उसे एक नए दर्द का एहसास दिला सकते हैं। अब आप कोई इमैच्योर नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही मुझसे बहुत सी टेक्निक सीखी हैं, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। तब हॉबिन अपनी सारी टेक्निक्स को यूज करके जीसू पर हमला कर देता है, जिससे जीसू का बुरा हाल हो जाता है। पर वो फिर भी हार नहीं मानता है और हॉबिन को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर हॉबिन फिर से उसके चंगुल से बच जाता है। तब ये देखकर स्नैपर खुशी से चिल्लाने लगता है, तो क्या तुम सभी लोग ये देख रहे हो? देखो मेरा लड़का बड़ा हो गया है। तब किम भी हॉबिन की टेक्निक्स को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि हॉबिन अब एक एमेच्योर पर्सन नहीं रहा है, और उसके दोस्तों को भी लगने लगता है कि हॉबिन के पास भी लोगन जैसा कोई टीचर है, क्योंकि उसके सारी स्ट्राइक्स जीसू को टच कर रही थी। ये सच नहीं है। हॉबिन के कॉम्बो मूव्स चाहे अच्छे हैं, पर उसे अभी भी इस बात का डर है कि उसका अपोनेंट उसे पकड़ लेगा, जिस वजह से वो अपने अपोनेंट पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पाया है। हॉबिन, तुम हिट करने में तो
काफी अच्छे हो, पर मुझे लगता है कि तुम डरे हुए हो। क्या तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें पकड़ ना लूं? और क्या इसी वजह से तुम्हारे हमलों में दम नहीं था? तो क्या तुमने डबल लेग टैकल से बचने के लिए सिर्फ नी स्ट्राइक की ही तैयारी की थी? डबल लेग टैकल जुजुत्सु में एक लौता टेक डाउन मूव नहीं है, बल्कि एक और मूव है जहाँ पर तुम अपने अपोनेंट की टांगों को पकड़ने से पहले उसकी तरफ रोल करते हो और इसे इमेनारी रोल कहते हैं। तब जिसु इमानरी रोल यूज करके होबिन की टांगों को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर उसके पैर को ट्विस्ट करने लगता है, जिससे कि होबिन को दर्द होने लगता है और स्नैपर ये देखकर हैरान हो जाता है। ये तो टो होल्ड है, जो कि एक ऐसा सबमिशन है जहाँ पर एंकल को ट्विस्ट किया जाता है। एक एमेच्योर जिसने कभी भी जुजुत्सु की प्रैक्टिस नहीं की है, उसके लिए इस होल्ड से बचना नामुमकिन है। तो अब तो ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि वाइल्ड हिट ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की होगी। चिंता मत करो होबिन, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर को जरूर खरीद दूंगा। तब सभी लोग होबिन को हार मानने के लिए कह रहे होते हैं, पर तभी जीसू कुछ अजीब नोटिस करता है, क्योंकि होबिन टैप आउट नहीं कर रहा होता है और वो दर्द को सह रहा होता है। एक एमेच्योर के लिए फाइट के एंड तक एक जुजुत्सु फाइटर के आगे टिके रहना नामुमकिन है, तो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ ऐसा प्रैक्टिस करवाया है जिसमें बहुत दर्द होता है, ताकि तुम जुजुत्सु के सबमिशन मूव को सह सको। और मैं बात कर रहा हूँ बैले की। बैले चाहे दिखने में एलिगेंट हो, पर लोगों को ये नहीं पता कि इसके लिए बहुत ज्यादा मस्कुलर पावर और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, और क्योंकि तुमने अपने पैरों और पंजों को ट्रेन किया है, तो तुम टो होल्ड को सह पाओगे। तब होबिन बैले काउंटर के जरिए दर्द को सहने लगता है और किम को ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि इसका क्या फायदा है, क्योंकि बैले काउंटर से तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही दर्द सह सकता है। बिल्कुल, तुम सिर्फ बैले से एक जुजुत्सु फाइटर को नहीं हरा सकते, क्योंकि ये टो होल्ड को सहने का एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। और जैसे कि तुम जानते ही हो कि हमारा मकसद कुछ और है, और यही वो कारण है जिस वजह से तुमने अपने अपोनेंट को जानबूझकर अपने ऊपर एक सक्सेसफुल इमेनारी रोल करने दिया है। तभी हम देखते हैं होबिन भी दर्द सहते हुए जीसू का पैर अपने हाथों से पकड़ लेता है और उस पर डबल टो होल्ड इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और ये मैच अब एंड्योरेंस का बन जाता है, जिसमें दोनों फाइटर्स ये देखने के लिए तैयार हैं कि उनमें से पहले हार कौन मानता है। तब यहाँ दूसरी तरफ हम मांगी और हियोक्सु की आर्म रेसलिंग देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आखिरकार सिस्टम रेसलर और एक बॉडी बिल्डर में कौन जीतेगा, और सभी लोग अपने अपने फेवरेट्स को चीयर कर रहे होते हैं। तरुमी उस मैच को स्टार्ट करवा देती है और हम देखते हैं हियोक्सु पलक झपकते ही मांगी को हरा देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि हियोक्सु नेशनल आर्म रेसलिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि चाहे आर्म रेसलिंग नॉन प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ यही चेक करने का जरिया है कि कौन स्ट्रॉन्गर है, पर प्रोफेशनल्स के लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस गेम है, जिसमें 5 टेक्निक्स हैं। तो इसलिए कोई भी इमैच्योर एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर के सामने नहीं जीत सकता। तब यहाँ होबिन और जीसू एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तो तुम इस तरह एक जुजुत्सु फाइटर को हराने वाले हो? ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है होबिन। तुम्हें एक जुजुत्सु फाइटर को हराने के लिए जुजुत्सु का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, पर तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया कि आखिरकार तुमने जुजुत्सु सीखा किससे है? इसने पक्का ये जुजुत्सु खुद सीखा है। तो क्या इसे सच में लगता है कि ये खुद से सीखे हुए जुजुत्सु से जीसू को हरा सकता है? ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तब किम भी ये फाइट देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार होबिन अपने आप सीखे हुए जुजुत्सु से एक पर्पल बेल्ट वाले फाइटर को कैसे हराएगा। तो होबिन दर्द के बारे चिल्लाने लगता है और जीसू ये देख के खुश हो रहा होता है, क्योंकि होबिन ने सिर्फ बेसिक टेक्निक ही सीखी होती है। एक जुजुत्सु फाइटर को उन बेसिक टेक्निक से हराना नामुमकिन है जो कि तुमने घर पर सीखी है। जो जुजुत्सु टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है वो तो सिर्फ अभी बस शुरुआत है। तो इसलिए अगर तुम एक ऑफिशियल मैच लड़ोगे तो तुम उसी टाइम हार जाओगे। पर याद रखना, यहाँ पर हमारा गोल मैच को जीतना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अगर तुमने और तुम्हारे ओपोनेंट ने एक दूसरे को डबल टो होल्ड में फंसा रखा है, तो तुम उसके शू को उतार कर उसके फुट को काट सकते हो, जिससे कि तुम्हें उस पर हमला करने का मौका मिल जाएगा और तब तुम उस पर अपनी लात से हमला कर सकते हो। तो होबिन की जीसू के पैर को काटने की वजह से जीसू की ग्रिप हल्की हो जाती है, जिस वजह से होबिन ताइक्वांडो के डाउनवर्ड किक का इस्तेमाल करके जीसू के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि ताइहोन बहुत खुश हो जाता है, जिस वजह से सभी को लगने लगता है कि अब होबिन एक इमैच्योर नहीं बल्कि गैंगस्टर बन चुका है। तब होबिन फिर से मुक्का मारने के लिए जीसू की तरफ बढ़ने लगता है, पर जीसू अपनी टांगों को उसकी कमर पर लपेट लेता है। तुमने तो मेरे लिए ये और भी ज्यादा आसान कर दिया है, क्योंकि अब मैं तुम्हें आसानी से ट्रैप कर सकता हूँ। तब सभी को लगने लगता है कि अब ये मैच खत्म होने वाला है और स्नैपर भी होबिन को जीसू के चंगुल से छूटने के लिए कह रहा होता है। और तभी वो देखता है कि होबिन अपने हाथों को फोल्ड करके नीचे झुक गया है। ब्राजील जुजुत्सु एक
ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें एक बंदा अपने अपोनेंट को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से लड़ाई के लिए इस मार्शल आर्ट को सबसे अच्छा माना जाता है। और सबसे आयरॉनिक बात तो ये है कि अगर तुम अपने हाथों को क्रॉस करके अपने सिर को नीचे कर लोगे तो जुजुत्सु फाइटर उस टाइम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब यहाँ जीसू को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो क्या करे। ये तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हॉबिन ऐसा करेगा तो वो खुद भी अटैक नहीं कर पाएगा, और वो जैसे ही जीसू पर हमला करने की कोशिश करेगा वैसे जीसू उसे फिर से पकड़ लेगा। तो इसलिए अब हॉबिन सिर्फ इतना कर सकता है कि वो तब तक के लिए इस पोजीशन को बनाए रखे जब तक जीसू उसे खुद ना छोड़ दे, और जीसू तो ऐसा करना ही नहीं वाला। तो अचानक से जीसू हॉबिन को छोड़ देता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब जब तुमने हाथों को क्रॉस करके अपने सिर को नीचे कर लिया है तो तुम अपने एल्बो की मदद से अपने अपोनेंट की थाइस को स्टैप कर सकते हो, जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द होगा और वो तुम्हें छोड़ देगा। तो स्नैपर भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और किम को भी ये मूव काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब हॉबिन जीसू से दूर जाके उस पर हमला करेगा। पर तभी हॉबिन के अगले मूव से किम, सेओंगजू और स्नैपर तीनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हॉबिन वहाँ से भाग नहीं रहा होता और जीसू के और करीब जा रहा होते हैं, जिस वजह से जीसू को लगने लगता है कि अब हॉबिन उसकी पकड़ में जरूर आ जाएगा। तो ये देख के लॉगन किम से पूछने लगता है कि लड़ाई के दौरान क्या हॉबिन खतरे में था, और किम इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से लॉगन को पूरा यकीन हो जाता है कि हॉबिन अब इस मैच को जीतने वाला है। और यहाँ हम देखते हैं हॉबिन अपने सिर को जोर से जीसू की छाती में मारता है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिना एक्सप्लेन किए मूव नहीं सिखाना चाहता था, पर अब तुमने उस मूव को सीख लिया है और उसी की मदद से अब तुम एक जुजुत्सु फाइटर को हराने वाले हो। तो हॉबिन बार बार अपने सिर से जीसू की छाती पर हमला करने लगता है, जिससे कि जीसू की रिब्स टूटने लगती हैं। और जैसे ही जीसू अपनी छाती को बचाने की कोशिश करने लगता है वैसे ही हॉबिन लीप पर यूज की हुई एल्बो स्ट्राइक से जीसू पर भी हमला कर देता है, जिससे कि जीसू के मुंह से और ज्यादा खून निकलने लगता है। और जैसे जीसू अपने मुंह को बचाने की कोशिश करने लगता है वैसे ही हॉबिन फिर से उसकी छाती पर अपना सिर मारता है। तो आखिरकार कोई तो है जिसने मेरी वीडियोस को देखा है। ये कितनी कमाल की बात है ना। आखिरकार कौन अब इस लड़के को एक एमेच्योर फाइटर कहेगा। तब यहाँ हॉबिन से मार खाने के बाद जीसू का बुरा हाल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जिस वजह से हॉबिन और स्नैपर अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। हॉबिन, तुमने तो सच में कमाल कर दिया और इसके लिए तो तुम्हें A++ मिलना चाहिए। अब इसके बाद रफ एंड रेडी चैनल हमारा हुआ। तो अचानक से हियोक्सु आकर हॉबिन को एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हियोक्सु जीसू की ऐसी हालत देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बहुत से लोग परफेक्शन की खोज में अपनी बॉडीज को ट्रेन करते हैं और अपनी मसल्स को तब तक बिल्ड करते हैं जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, और इन लोगों को बॉडी बिल्डर्स कहा जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक बॉडी बिल्डर अच्छे से लड़ाई लड़ सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वो अच्छे से लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं। जैसे मार्शल आर्ट वाले लोगों ने लड़ाई पर फोकस किया होता है, वैसे ही बॉडी बिल्डर्स ने अपनी मसल्स को बिल्ड करने पर फोकस किया होता है, जिस वजह से कुछ लोगों को लगता है कि उनकी मसल्स सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं, और उन लोगों को ये नहीं पता कि आखिरकार वो क्या बकवास कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि फाइट में जो भी मूव यूज होता है उसे मसल से पावर मिलती है। ये सच बात है कि बॉडी बिल्डिंग एक मार्शल आर्ट नहीं है, पर फिर भी उन्हें फाइट में एक एडवांटेज होता है और वो उनका वेट होता है। मार्शल आर्ट की ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का खास ध्यान रखती है कि एक फाइटर सिर्फ अपनी वेट क्लास में ही फाइट लड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चाहे लोगों को टेक्निक्स आती हो, पर अगर वो अपने से ज्यादा बड़े अपोनेंट के साथ लड़ेंगे तो वो बहुत बुरी तरह हार जाएंगे। मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी पता है कि वेट की वजह से कितना डिफरेंस पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि एक इमेच्योर फाइट में वेट कितना मैटर करेगा? तब यहाँ हियोक्सु का वेट ज्यादा होने की वजह से हॉबिन उसे हिला भी नहीं पाता है, जिस वजह से हियोक्सु हॉबिन को उल्टा लटका के उसे जमीन पर मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी पलक झपकते ही मांगी हॉबिन को बचा लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हॉबिन को उठाकर मांगी को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिरकार हॉबिन कितना ज्यादा हल्का है। मुझे माफ कर देना हॉबिन कि मैं लेट हो गया, पर अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं इस बंदे को देख लूंगा। तो हियोक्सु कहता है, लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। मैं चाहे आर्म रेसलिंग में अच्छा नहीं हूँ, पर तब चीजें बदल जाती हैं जब बात लड़ाई की हो। पर तभी हम देखते हैं हियोक्सु मांगी को एक जोरदार मुक्का मारता है और यहाँ सेओंगजुंग का साथी 244 भी इस लड़ाई को देख रहा होता है। लोग हमेशा सिसरियम को बेहतर दिखाते हैं और कहते हैं कि वो रेसलिंग का कोरियन वर्जन है, पर क्या हम सच में इसे रेसलिंग कहेंगे? आखिरकार हम इसे रेसलिंग कैसे कह सकते हैं जबकि इसमें
टैकल भी नहीं किया जाता और ना ही इसके प्लेयर्स दूसरे लोगों पर हमला करते हैं, क्योंकि इसमें तो प्लेयर्स सिर्फ अपने अपोनेंट को दबोचते हैं। तो इसलिए अगर आपका अपोनेंट आपके हाथ ही नहीं लगेगा तो आखिरकार एक सिसरिंग फाइटर कर क्या लेगा। तो यहाँ ह्योक्सू मांगी के हाथ ही नहीं आ रहा होता और वो उस पर पंचेस बरसा रहा होता है। तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी और तुम क्या कह रहे थे कि चीजें बदलने वाली हैं, पर ये चीज तो मेरे लिए आर्म रेसलिंग से भी ज्यादा आसान थी। तो इसलिए इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम रेसलिंग करते हो या फिर आर्म रेसलिंग, क्योंकि तुम दोनों में ही बहुत ज्यादा बेकार हो। तब हम देखते हैं मांगी अपने हाथों को अपने मुंह के आगे लाने लगता है, जिस वजह से ह्योक्सू को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। पर तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं मांगी ने बॉक्सिंग का स्टांस ले लिया होता है। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हान को देखते हैं। माफ कर देना कि मैं लेट हो गया, वैसे मुझे नहीं लगा था कि इतना सब कुछ होने के बाद हम इस तरह दोबारा से मिलेंगे। तो तुम जानना चाहते थे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस टाइम एक प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ और हाँ, तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो। तब हम देखते हैं हान मांगी को बॉक्सिंग का बेसिक स्टांस सिखा रहा होता है और साथ में उसे जैब मारना भी सिखाता है। और मांगी को देखकर उसे पूरा यकीन होता है कि अगर वो किसी अपोनेंट पर जैब से भी हमला करेगा तो उस अपोनेंट की बुरी हालत होनी पक्की है, क्योंकि मांगी की वेट कैटेगरी में कोई नहीं टिक पाएगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं मांगी ह्योक्सू को जोर जोर से जैब मारने लगता है, जिससे कि ह्योक्सू का बुरा हाल हो जाता है और मांगी उसके बाद अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके ह्योक्सू को एक स्ट्रेट पंच मारता है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मुझे एक ऐसा अपोनेंट मिला है जो कि मेरी वेट कैटेगरी का है, पर मुझे ये लगा ही था कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मसल सिर्फ शो ऑफ करने के लिए हैं। तो यहाँ ह्योक्सू भी ढेर हो जाता है, जिससे कि स्नैपर और हॉबिन अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं और सारे सब्सक्राइबर्स को भी ये देखकर बहुत मजा आता है। तो स्नैपर मांगी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने बॉक्सिंग क्यों सीखी है, और हम देखते हैं हान ने भी मांगी से यही सवाल पूछा होता है। मैं बॉक्सिंग इसलिए सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने नाक को बचा सकूं। तब इस वजह से हान को एहसास होता है कि जब पिछली बार उसने मांगी की नाक तोड़ी थी तब उसे अपने नाक की सर्जरी करवानी पड़ी थी, जिस वजह से वो मांगी से माफी मांगने लगता है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही नाक की सर्जरी करवाने का सोच रखा था, जिस वजह से मैं गंगनम में एक प्लास्टिक सर्जन के पास गया जो कि इस जॉब में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड था। मैंने नाक की सर्जरी इस वजह से करवाई ताकि मैं गर्लफ्रेंड पा सकूं, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार किसी ने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया। तब मांगी इमोशनल हो जाता है और ग्योर यहाँ पर सोच रही होती है कि मांगी को नोज की जगह हेयर ट्रांसप्लांट करवाने चाहिए थे। तब इसी के साथ लड़ाई खत्म हो जाती है और हॉबिन के चैनल को 7 लाख सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो ऑफिस जाकर हॉबिन शावर ले रहा होता है। हमने आखिरकार रफ एंड रेडी चैनल को हरा दिया, जिस वजह से हमें उनके मैनेजिंग राइट्स मिल चुके हैं। वैसे तो पहले वो इसके लिए मान नहीं रहे थे, पर उनके सब्सक्राइबर्स के बार बार कहने पर उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। तो इसलिए अगर मैं ऐसे ही जीतता रहूंगा तो एक दिन मैं अपनी माँ को उस कॉन्ट्रैक्ट से जरूर बाहर निकाल लूंगा। तो अब सिर्फ सेओंगजुन और वो 244 वाला बंदा ही बचा है। पर आखिरकार ये 244 है क्या? तो रूमी हॉबिन के बाथरूम के बाहर आ जाती है और उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहती है ताकि वो शावर ले सके, जिस वजह से हॉबिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपने फ्लोर वाले वॉशरूम में क्यों नहीं गई है। तो रूमी उसे बताती है कि उस वॉशरूम को ग्योल यूज कर रही है, जिस वजह से हॉबिन रूमी को घर जाने के लिए कहता है। पर रूमी वाटर व्हील की वजह से घर जाने के लिए मान नहीं रही होती और जैसे ही हॉबिन वहाँ के वाटर व्हील के बारे में जिक्र करता है, वैसे ही रूमी उसे साथ में नहाने का ऑफर देती है, जिसे सुनकर हॉबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि रूमी ऐसा कह रही है, जिस वजह से वो रूमी से इसके बारे में फिर से पूछने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रूमी ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वो लोग तो अभी इतने करीब भी नहीं है। तो हॉबिन को कोई आवाज आने लगती है और रूमी उसे बताती है कि वो अपने कपड़े उतार रही है, जिस वजह से हॉबिन भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और बाथरूम का डोर खोल के रूमी को बताने लगता है कि हजारों साल पहले भी लड़का और लड़की ऐसे साथ में नहाया करते थे। पर तभी वो देखता है कि रूमी तो वहाँ पर कैमरा लेकर खड़ी है और एक प्रैंक वीडियो शूट कर रही है, जिस वजह से हम देखते हैं सारे सब्सक्राइबर्स भी हॉबिन को बुरा भला कहने लगते हैं और हॉबिन बेचारी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो क्या करे। तब वो रूमी और बाकी सभी को फर्स्ट फ्लोर पर आने के लिए कहता है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद तायहोन को छोड़कर बाकी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर हॉबिन सीरियस बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर रूमी अभी भी उसे बाथरूम के इंसिडेंट को लेकर चिढ़ाने लगती है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बस इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि अब हमें रफ एंड रेडी चैनल का क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है और हम देखते हैं स्नैपर गयोल उस चैनल को अपने लिए मांगने लगते हैं
और सब्सक्राइबर्स भी उस चैनल को हॉबिन को अपनी टीम को देने के लिए कहने लगते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस चैनल को डिलीट करने वाला हूँ। वैसे मैं इस चैनल से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, पर मुझे उस विक्टिम के बारे में भी सोचना होगा जो कि रफ एंड रेडी चैनल की वजह से बहुत परेशान हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि वो विक्टिम अभी भी रफ एंड रेडी चैनल को देखकर बहुत ज्यादा सफर कर रही होगी, जिस वजह से मैं उस चैनल से कोई पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ जो कि एक क्रिमिनल का है। तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तब हॉबिन सबके सामने उस चैनल को डिलीट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हॉबिन से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। और स्नैपर को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि हॉबिन इतना ज्यादा बदल चुका है और उसने सच में उस चैनल को डिलीट कर दिया है। तब वो हॉबिन के पीछे जाने लगता है, पर वो देखता है कि हॉबिन तो बाथरूम में बैठकर रो रहा है क्योंकि उसने उस चैनल से कुछ नहीं कमाया होता। तब यहाँ गयोल भी बहुत ज्यादा बिजी होती है, पर तभी कंपनी के फोन पर एक कॉल आती है जिसे गयोल जैसे ही उठाती है वैसे हम देखते हैं वो लड़की उसे थैंक यू कहती है, जिसके साथ जिसू ने बुरा बिहेव किया होता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि हॉबिन ने उस चैनल को डिलीट कर दिया है। तब हम यहाँ पर स्योंग जुन के रेस्टोरेंट को देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले वायरल हुक को टारगेट किया, उसके बाद वन पंच टीवी को, और अब उन्होंने रफ एंड रेडी चैनल का भी काम तमाम कर दिया है। आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया स्योंग जुन, और आखिरकार तुमने ऐसा होने कैसे दिया? तब स्योंग जुन कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तब 244 कहता है, तुम बहुत ज्यादा इरिटेट लग रहे हो, तो आखिरकार अब हम करने क्या वाले हैं? तब स्योंग जुन कहता है, अब हॉबिन को हम दोनों का सामना करना पड़ेगा। तब 244 कहता है, लगता है ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है स्योंग जुन, जबकि तुम इतनी आसानी से कभी भी गुस्सा नहीं करते हो। पर हाँ, याद रखना कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होने वाला है। और हाँ, जिस आइडिया के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा बिजी था। तब यहाँ रूमी को एक कंपनी स्पॉन्सरशिप का मैसेज आता है और यहाँ स्योंग जुन के रेस्टोरेंट में हियोक्सु और जीसू आ जाते हैं और वो लोग 244 से कुछ डिस्कस करने आए होते हैं। हमें भी उस मनी मेकिंग स्कीम को ज्वाइन करना है जिसमें तुम स्योंग जुन को ऐड करने वाले हो। मैंने सुना कि तुम इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो, तो इसलिए हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम तो हमें जानते ही हो, तो तुम्हें पता ही है कि हम हर काम कर सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिरकार मैं क्रिमिनल के ऊपर भरोसा करूँ भी क्यों? तुम्हें सच में पता है कि किसी का गुस्सा कैसे दिलाया जाता है, और वैसे भी तुम क्रिमिनल किसे कह रहे हो? तुम भी तो हमसे अलग नहीं हो। मुझे पता है कि YouTube तुम्हारी मेन इनकम सोर्स नहीं है और तुम तो हमसे भी बहुत ज्यादा बेकार हो। आज मुझे कुछ ज्यादा ही सरप्राइजेस मिल रहे हैं, क्योंकि आज सभी लोग मुझे गुस्सा दिलाने में लगे हुए हैं। तो अब जब तुम्हें पता चल चुका है, तो इसका मतलब अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।